नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह हेलो डॉक्टर में आज भी हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बेहद गंभीर विषय है। हमने अक्सर सुना है एक शब्द कैंसर, जिसे सुनते ही सब लोग डर जाते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर कैंसर का डायग्नोसिस सही समय पर हो जाए, सही समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। लेकिन यदि कैंसर का जो सिम्टम्स हैं या कैंसर का होना वृद्धावस्था में पता लगे तो क्या कोई व्यक्ति उसमें बच सकता है? क्या इसका भी निदान संभव है? क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? इस पर जानकारी देने के लिए आज हेलो डॉक्टर में मौजूद हैं डॉक्टर ताराचंद गुप्ता। आप एक वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, आप जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और आपको एक विस्तृत अनुभव है कि किस तरह से वृद्धावस्था का जो कैंसर है उसे रोका जा सकता है, और यदि किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था में कैंसर हो जाए तो किस तरह से वो अपनी देखभाल कर सकता है, किस तरह से उपचार किया जा सकता है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। डॉक्टर ताराचंद गुप्ता, आपका हेलो डॉक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सालू जी, तो बहुत ही अच्छा परिचय के लिए। यदि आप भी डॉक्टर ताराचंद से बात करना चाहते हैं, आपके मन में कुछ जिज्ञासा है या कुछ सवाल है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270409 और 27049999। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर ताराचंद, जब तक हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं तो आज का जो विषय है थोड़ा अलग है। कैंसर की बहुत बातें होती हैं, बहुत सारी इसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध है, लेकिन जेरियाट्रिक कैंसर जो है थोड़ा अलग शब्द है, कैसे समझ सकते हैं इसे? देखिए मैडम, उससे पहले हमारे को समझना पड़ेगा जेरियाट्रिक क्या है, क्योंकि जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी और जेरियाट्रिक कैंसर दो शब्दों से बना है। एक है जेरियाट्रिक, एक है कैंसर। तो कैंसर लोगों को समझ में आता है और जेरियाट्रिक कैंसर मतलब जेरियाट्रिक में होने वाला कैंसर। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें अगर बच्चों के लिए किसी से बात करनी तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों के डॉक्टर को? पीडियाट्रिशियन। वेरी गुड। तो ये नहीं कि पीडियाट्रिक अगर हम अलग एज हो सकती है, फिर एक आता है कि भाई बड़ा आदमी हो गया है, इसको फिजिशियन के पास लेके चलते हैं, यानी कि एडल्ट के लिए एक हो गया। और तीसरी एक आ गई फिर वृद्धावस्था के लिए एक अलग डॉक्टर, यानी कि जेरियाट्रिक। क्यों जरूरत पड़ रही है जेरियाट्रिक की एक अलग से? तो अब लोगों को पीडियाट्रिक तो समझ में आने लगा है कि पीडियाट्रिक क्यों है। नहीं तो आप पिछले जमाने में जाओगे तो पता चलेगा कि पीडियाट्रिक भी एक ही डॉक्टर देखा करता था। तो क्योंकि पीडियाट्रिक में ग्रोइंग एज है, बच्चा ऐसे ग्रो करके एडल्ट होने वाला है, तो वहाँ पे उसका फिजियोलॉजी, जो भी बॉडी का सिस्टम है, बायोलॉजी, वो पूरी तरह डिफरेंटली काम कर रहा है। और उसको एक पीडियाट्रिशियन बारीकी से समझता है कि कौन सी चीज़ कब डेवलप होगी बच्चे में, कब हड्डियाँ डेवलप होंगी, कब दांत होंगे। तो उसको पता नहीं, तो हर बच्चे के मुंह में दांत कम होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दांत है नहीं जी। तो फिर ये एडल्ट आता है जहाँ स्टेबल एक तरीके से पूरा लाइफ निकलता है, और वहाँ पे जाके जो है एक फिजिशियन का जो रोल आता है कि हाँ ये एडल्ट फिजिशियन है, एडल्ट को देखते। अब बात आती है वृद्धावस्था, क्योंकि वो स्लोप अब वापस चालू होता है, क्योंकि ये बच्चा गया, ये एडल्ट हुआ, ये हुआ, यानी कि यहाँ पे वापस बायोलॉजी चेंज हो रही है, वापस बॉडी अपना सिस्टम बदल रही है। क्योंकि जो आया है दुनिया में, हम एक लाइन बोलते हैं, उसको जाना है। यानी कि तो सिस्टम क्या होगा, पहले उठेगा, स्टेबल होगा, फिर नीचे जाता है। यानी वृद्धावस्था आते आते बॉडी के फंक्शंस बदलने लगते हैं। इसलिए वहाँ पे उसको हमने एक जेरियाट्रिक कंपोनेंट के साथ अलग किया, और इसलिए उसको ऑन्कोलॉजी में भी हमने उसको जोड़ा कि कैंसर के लिए भी जेरियाट्रिक में ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और ट्रीटमेंट भी अलग हो सकते हैं, इसलिए उसको जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नाम दिया। जी, बहुत अच्छा विवरण दिया आपने कि किस तरह से जैसे बच्चों के डॉक्टर अलग होते हैं, उसके बाद में फिजिशियंस चाहिए होते हैं, और उसके बाद में वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था की अगर हम बात करें तो हम कौन सी एज ग्रुप से उसे समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है अब इसे जेरियाट्रिक फिजिशियन को या किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ऐसे एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा जो स्पेशली उस चीज़ को समझ सके? जी बिल्कुल, इसमें मतलब क्या है, क्लियर कट डिमार्केशन निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्लियर कट डिमार्केशन लाइक जैसे अपन पीडियाट्रिक मैंने बात किया, तो यूजुअली 12-15 साल, कई बार लोग 18 साल तक भी काउंट करते हैं कि तब तक कंप्लीट ग्रोथ होती है, तो उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ एक ग्रे जोन हो सकता है, लेकिन हाँ 12 साल तक में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पीडियाट्रिक की एज होती है। लेकिन ऐसे ही जब हम जेरियाट्रिक की बात करते हैं तो इसमें हमारा काम, सबसे आसान काम किया सरकार ने। सरकार कैसे आसान काम किया, उसने रिटायरमेंट एज डिस्क्लोज कर दी। और यूजुअली आप देखेंगे इंडिया की रिटायरमेंट एज आ रही है 60-62 के अराउंड। तो क्यों रिटायर किया? क्या भाई वो काम नहीं कर, क्योंकि सरकार को पता है रिफ्लेक्स डाउन होना शुरू होंगे, काम की पावर उसकी कम होने वाली है, और वो उतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला है, उसको कई डिजीज होने वाली हैं। तो उसको बेहतर है कि अब उसको रेस्ट दिया जाए और उसकी जगह यंग जनरेशन को आने दिया जाए, जिससे वो
उसका केयर कर सके। यानी कि गवर्नमेंट ने खुद 60 एज इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि यहाँ के बाद फंक्शन डिसाइड होने लगते हैं। अब ग्रोइंग एज अगर जैसे कि अपन देखें कि पहले इंडिया की जो एवरेज एज थी वो 64-65 थी, जिस जमाने में 58 to 60 के आसपास रिटायरमेंट एज हुआ करती थी। अभी इंडिया की जो एवरेज एज है वो 70 यानी 70 ईयर के अराउंड है एट बर्थ। तो यानी कि हम इसको 65 तक भी स्ट्रेच करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ 65 प्लस को तो 100% हमको जेरियाट्रिक में ले लेना चाहिए, और अगर हम सरकार की बात माने तो हम 60 में भी उसको कट ऑफ ले सकते हैं। तो यानी 60 प्लस होते ही हमारे को देखना है कि हमको एक जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट मिले और हमको उससे जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है। आमतौर पर जब हम बात कर ही रहे हैं उम्र दराज व्यक्तियों की, तो किनको संभावना ज़्यादा होती है कैंसर होने की? जी मैडम, इसके लिए यही है कि जितना ज़्यादा हम जिएंगे उतना ज़्यादा हमको कैंसर की संभावना होगी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, क्योंकि 1 साल का बच्चा होगा, 6 महीने का बच्चा होगा, उसको बीमारियां कम होंगी। जब बच्चा 5 साल का होगा तो उसको लूज मोशन भी हो चुके होंगे, निमोनिया भी हो चुका है और कोई और बीमारी होगी। 40-50 साल का होगा तो उसको आर्थराइटिस हो गई होगी। तो ऐसे ही जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उसको कोई ना कोई बीमारी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो जिएगा वही लाइफ का एक्सपीरियंस लेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। तो ऐसे ही अगर हम कैंसर की बात करें उनमें किस में ज़्यादा रहेगी, तो एक तो एज फैक्टर जिसको हम बदल नहीं सकते, तो एज के साथ सेनालिटी आती है और सेल्स जो है उसके हिसाब से अपना ऑटोनोमस होने लगती हैं। तो कई कैंसर सिर्फ एज की वजह से ही होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर टिपिकली आप देखेंगे कि 65 प्लस में मिल रहा है, और खासकर हम जो अपना नोटिस हुआ है वो 70 प्लस में नोटिस हो रहा है कि प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमनली इस एज में देखा जा रहा है। ये बहुत ही कॉमन एज ग्रुप होगा। सर्वाइकल कैंसर है, आजकल थोड़ा यंग जनरेशन में आ रहा है, नहीं तो 60 प्लस को ये क्रॉस कर रहा है और ये उसी एज में देखने को मिलता है। हेड एंड नेक कैंसर है वो यंग एज में मिलते हैं। तो इस तरह ये एज का पैटर्न है। फिर ये मिलता ज़्यादा किसमें, जिनमें बैड हैबिट्स रहे होते हैं, खासकर कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में स्मोकिंग ज़्यादा रखा है या अल्कोहल का सेवन किया है और गुटखे का सेवन किया है। ये जो है इनवाइटेड हैं कि हमने इनविटेशन दिया कैंसर को, भाई तू आ, हमारे को कैंसर हो, इनको बोलते हैं हमने इनवाइट किया है। कई बार लोगों का रहता है, जैसे कल ही मेरे पास एक पेशेंट थे कि बोले साहब दूसरों कई ऐसे भी तो होते हैं जिनको कैंसर नहीं होता है और जो गुटखा या जो लेते हैं, और बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे जिन्होंने नहीं खाया उनको भी कैंसर हुआ है। तो जैसा अभी आप देखेंगे राजस्थान में शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही शादी में क्या करते हैं हम निमंत्रण कार्ड देते हैं, तो हमारी शादी में 80-85% चांस है कि जिसको निमंत्रण कार्ड दिया वही लोग आएंगे। 80 to 85% लोग वही हैं जिनको निमंत्रण कार्ड दिया और वो शादी में पहुंचे हैं। 15-20% ऐसे होंगे यार मैं जा रहा हूँ शादी में, तू भी मेरे साथ चल। तो वो 15-20% लोग जो है वो बिना निमंत्रण के शादी में पहुंच गए। यानी कि ये 85% निमंत्रण कार्ड गुटखा तंबाकू वाले थे और 15% वो थे जो नहीं थे। और जिनको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया, यानी कि 85% को हमने निमंत्रण कार्ड नहीं दिया, तो वो नहीं आए। जी। तो ये समझ सकते हैं कि क्या हमको निमंत्रण कार्ड देना है कि नहीं देना। जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है कि कई बार इस तरह की जो बातें हैं हम सुनने में आती हैं कि हमने तो सारी उम्र कुछ नहीं खाया, फिर हमें ऐसा क्यों हो गया, और सारी उम्र हमने तो इस तरह का सेवन किया फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। तो ये हम ऐसे कारण जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और हम ये सोचे कि सारी उम्र युवा वर्ग हमने बहुत एंजॉय किया और अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लेटर ईयर्स में भी आ सकते हैं। और दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ताराचंद गुप्ता। यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी फ़ोन लाइन्स खुली हुई हैं और हमारे फ़ोन नंबर जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कॉल करके आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं। लक्षणों की बात कर लेते हैं। कौन से ऐसे प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं जिससे लगे कि जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं शायद वो कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो केयरिंग पॉपुलेशन है, और अभी तो हम जेरियाट्रिक वाले भी थोड़ा केयरिंग होने लगे हैं, और जो केयरिंग जो लोग हैं घर में, जो जेरियाट्रिक जो पीपल हैं उनकी केयर कर रहे हैं अपने एल्डर्स की, कि आपको कोई भी सिम्टम एबनॉर्मल लगे रेगुलर लाइफ से तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर तक पहुँचें। हो सकता है किसी न किसी बीमारी की निशानी हो, चाहे वो कैंसर हो चाहे कोई और भी बीमारी हो, और वो तुरंत उसका इलाज मिलेगा तो पेशेंट को जल्दी राहत मिलेगी। क्योंकि आपको लिए ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा लक्षण कैंसर का है कौन सा नहीं, लेकिन पेशेंट को ट्रीटमेंट का तो नीड है, चाहे वो किसी भी बीमारी का है। जहाँ तक हम सिर्फ कैंसर की बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या कहीं शरीर में कहीं गांठें हो रही हैं, कोई जो कहीं भी फील हो रही है, चाहे ब्रेस्ट में है, चाहे गर्दन में है, चाहे पैरों में है, कहीं पे भी कोई गांठ तो नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर हम देखें क्या मुंह में कोई छाला
तो नहीं है जो लगातार एक ही जगह पे। स्टार्टिंग में ध्यान रखें ये पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है। हमारा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि सब ब्रेस्ट में गांठ थी लेकिन दर्द नहीं था, या छाला था लेकिन दर्द नहीं था, इसलिए हमने नहीं दिखाया कि सब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि कैंसर की जो ये गांठ है और जो छाला है वो शुरुआत में ज़्यादातर बिना दर्द के होता है। जब ये बढ़ता है, आसपास के स्ट्रक्चर्स को लेता है, तब जाके ये दर्द करता है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से लोग हम तक लेट पहुंचते हैं। उसके अलावा हम देखें अनएक्सप्लेन्ड फीवर, यानी बुखार लगातार बना हुआ है, वेट लॉस अनएक्सप्लेन्ड हो रहा है, रैपिडली वेट लॉस हो रहा है, वो अपने आप में एक कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। उसके अलावा हम देखें जो बुजुर्गों में अगर हम देखें यूरिन की समस्या होना, कि बार बार रात को यूरिन जाना, तो वो एक प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से होता है। कई में जो है ब्लीडिंग होना, महिलाओं की बात करें तो जो है ब्लीडिंग होने लगती है, माहवारी अपने टाइम से नहीं आती है और वो ब्लीडिंग होने लगती है, तो वो एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग माहवारी रुकने के बाद जो हो रही है, तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं कुछ ध्यान रखने योग्य हैं, इनको नज़रअंदाज न करें। होता क्या है कि हमने ये मान लिया है घर में कि बुजुर्ग हैं तो कुछ तो दिक्कत होगी, बिल्कुल, तो कि क्या जैसे कॉमन, जैसे हम तो मैं थोड़ा ब्रज क्षेत्र से आता हूँ, तो हम बड़े ब्रज क्षेत्र में भरतपुर बयाना से, तो वहाँ बोलते क्या है कि अरे तो काका जवानी थोड़ी ना लौट के आएगी, तो वो ऐसे होता है। लेकिन मालूम चलता है कि वो कई बार हमने उसके चक्कर में बड़े सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया कि थोड़ा दर्द हो रहा है, गांठ हो रहा है, तो ऐसे ही हो रहा होगा काका को, ऐसे ही दिक्कत हो रही होगी, ऐसा छाला है। इग्नोर ना करें, डॉक्टर तक पहुँचें, क्योंकि कौन सा सिम्टम कैंसर का है मालूम नहीं, और फिर भी कोई भी बीमारी तो इलाज कराना जरूरी है। टाइम से लेट होंगे तो रिजल्ट किसी भी बीमारी के खराब होने वाले हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर ताराचंद, एक बात जो मेरे मन में आ रही है कि हम वृद्धावस्था की जब बात करते हैं तो आखिरी पड़ाव माना जाता है, जैसा कि आपने भी समझाया कि एक उम्र होती है, एक प्लाटू होता है, तो उस उम्र में वैसे भी जो भी व्यक्ति होते हैं आम तौर पर देखते हैं कि दिन गिन रहे हैं या बस चल रही है ज़िंदगी। ऐसे में जब कैंसर हो जाता है तो क्या उसका इलाज संभव है? मैडम ब्रज अभी जो ट्रीटमेंट है, मतलब आप उस जमाने को छोड़ दीजिए जब अपन जाते थे। मैं आपको याद दिलाऊं, आनंद मूवी जो राजेश खन्ना की है, कैंसर डायग्नोज हुआ और पेशेंट 1 महीने में चला गया। जी नहीं, अभी तो मतलब हम हाथ भी लगा देंगे तो 1 महीने में नहीं जाने देंगे। अभी तो वो ज़माना है, उस ज़माने में तो अभी तो दवाइयाँ बहुत बदल गई हैं। लोगों को अभी भी ये याद है कि कीमोथेरेपी लगी तो उल्टियाँ हो रही हैं। बिल्कुल, अभी पेशेंटों को पूछ के देखिए कितनों को उल्टियाँ हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। अभी ज़माना है कीमोथेरेपी का, टारगेटेड थेरेपी का, इम्यूनोथेरेपी का, ओरल पिल्स का, हार्मोनल थेरेपी का, वैक्सीन्स का। तो अब ज़माना वहाँ से बहुत आगे आ गया है, और सबसे बड़ी बात हमने हर जगह पे तरक्की की। डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़े हैं, ये पहले बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर में नाम बताएं। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मीरा सिंह। जी मीरा जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, हमें ये दिक्कत है कि मेरी सास को 2008 से 18 से प्रॉब्लम है। किस तरह की प्रॉब्लम है मैम? मैम, उनको ब्रेस्ट कैंसर था जी, और उनको ऑपरेशन के बाद उनका ब्रेस्ट निकाल दिया गया, मगर मैम 3 साल तक ठीक रहे जी, और उसके बाद वो फिर से उनको होना शुरू हो गया बीमारी जी। कभी कंधे के ऊपर। और मैम पिछले साल जब उनका चेकअप हुआ कि रीढ़ की हड्डी में ये बीमारी फैली जी, तो मैम यही जानना चाहते कि उस तरह के 1 साल फरवरी से इस फरवरी तक में उनका शरीर का हालत कुछ अच्छा नहीं मैम, और जब उनको कीमो चढ़ाया जाता है तो बहुत लूज मोशन हो जाता है, संभल नहीं पाते जी, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। जी, डॉक्टर ताराचंद जवाब देंगे इस बात का। मीरा जी जुड़ी हमारे साथ। मैडम आपने बहुत ही एक सही सवाल किया, और इसको अगर मैं 2 तरीके से, आप इसको अदरवाइज ना लें, 2 तरीके से लें। क्या कैंसर में किसी ने 3.5 साल सोचे थे कि आप अगर, मतलब मैं यहाँ पे मीरा जी की एक बात से कहना चाहूँगा कि मैं ये तो नहीं जानता कि उनका ब्रेस्ट कैंसर किस टाइप का, और मुझे नहीं लगता कि मीरा जी इस समय उसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि जब तक कैंसर का सारा सामने नहीं होता तब तक मालूम करना मुश्किल होता है किस टाइप का। लेकिन आप ये सोचिए, जैसे अभी अभी हमने आनंद मूवी की बात की थी, 1 महीने का उनको इंटेस्टाइन का कैंसर हुआ, 1 महीने की बात थी राज। और मैं अभी अभी मीरा जी ने आपके सामने बताया कि 3.5 साल तो कैंसर लौट के ही नहीं आया था, और उसके बाद भी जब स्टेज 4 कैंसर हुआ है, यानी अगेन आप बात ध्यान रखिए, जिस स्टेज 4 के नाम से लोग डरते हैं, उस स्टेज 4 में उनके पेशेंट को 1 साल तो अभी भी हो गया है। वो कह रहे हैं वीकनेस है, लूज मोशन है। तो उसके लिए मैडम मेरे को लगता है एक बार आप अपने डॉक्टर से अगर मिलेंगे तो लूज मोशंस के कई कारण होते हैं। क्या वो लूज मोशन
कीमोथेरेपी की वजह से या लूज मोशन कोई और इन्फेक्शन हुआ है या लूज मोशन कुछ खाने पीने की वजह से हुए हैं, तो वो सारे फैक्टर्स जो सारे फैक्टर्स हैं वो आपके डॉक्टर जो है वहाँ पे इवेल्युएट करेंगे। और अगर उनको वीकनेस आ रही है तो क्या कोई लिवर ब्लड रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है या पेशेंट का जो है एज फैक्टर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है या कैंसर फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैंसर इस टाइप का बॉडी में फैला हुआ है कि पेशेंट को लगातार वीक कर रहा है। तो मैडम यहाँ पे साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा तो आपको ट्रीटमेंट पार्ट पे तो इस पार्ट जगह एडवाइस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास आप पेशेंट सामने नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ की लोगों को लगता है रेस्ट करना चाहिए, कैंसर का ट्रीटमेंट है रेस्ट करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं कि कैंसर का ट्रीटमेंट सालों 6 महीने तक चलता है, तो क्या रेस्ट करेंगे? नहीं करना चाहिए। हमारा पहला सब इम्पोर्टेंट है कि रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप रेस्ट करेंगे तो आपकी मसल्स डिसयूज यानी कि अनयूज की वजह से स्टिफ हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, और जब आप खड़ा होना शुरू होंगे तो मालूम चला आपको लगेगा अरे मेरे को तो वीक आ गया, और आप उसको चाहे कैंसर से जोड़ रहे होंगे चाहे ट्रीटमेंट से जोड़ रहे होंगे। जबकि हुआ क्या है कि आपने रेस्ट किया, क्योंकि लोहे में भी रखे रखे जंग लग जाता है। जैसे ये गिलास अगर इसको अगले 6 महीने इस टेबल पर रखा रहे तो आपको पता चलेगा ये चिपक चुका है इससे, क्योंकि ये बीच में इसके अपना लूज करने लगता है। तो अपने को उसका ध्यान नहीं रहना है। लोग पानी को बड़ा इग्नोर कर देते हैं, कभी पिया तो कभी नहीं पिया। मैं आपको बता दूं कि मैं जब मैं ओपीडी में बैठता हूं तो एक बड़ा जग बगल में रख के बैठता हूं। अगर कोई मरीज मेरे को देख रहे होंगे मेरे को, तो वो जानते होंगे कि मेरा जग बगल में रहता है, और मैं जब तक शाम को 5 बजे ओपीडी से निकलता हूं तब तक करीब करीब 2.5 से 3 लीटर पानी में पी चुका होता हूं, और वो एक हेल्दी चीज़ है। तो आपको 3-4 लीटर पानी आप डेली पीते रहिए। डेली एक फल खाइए। अगर किसी और बीमारी की वजह से किसी ने मना किया हुआ तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन एक फल तो खा ही सकते हैं। कोई भी बीमारी है, फल किसी फल के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन सारे फल के लिए मना नहीं किया हुआ होगा। और उसके अलावा डेली सलाद खाइए, और यस डेली सुबह शाम वॉक कीजिए। वॉक मतलब गॉसिप नहीं, चलते हुए बतिया रहे हैं और अपना वॉक हो गया, लेकिन वॉक होना चाहिए कि हम मेहनत वाला वॉक कर रहे हैं। और उसके अलावा एक आधे घंटे योग कीजिए। अपने बहुत योग गुरु हैं, उनके आप योगासन देखिए और अपना जो है योग कीजिए, तो शरीर जो है मोशन में रहेगा और आपको आएगा। हाँ, फिर भी आपको लगता है रेस्ट करना है, दिन में आधे घंटे की पावर नैप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दिन भर सिर्फ रेस्ट ही किए जा रहे हैं जी। तो ये एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है मीरा जी। वीकनेस का एक बड़ा कारण आपके यहाँ ये भी रहा होगा। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे समझाया बात कि कहीं ना कहीं विल पावर जो है, जो शरीर का इस्तेमाल है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब कैंसर का इलाज चल रहा होता है डॉक्टर ताराचंद, जैसे कि आपने बताया, तो वहाँ पर आवश्यक होता है रेस्ट करना, क्योंकि शायद उस ट्रीटमेंट के भी साइड इफेक्ट्स होते होंगे, कुछ प्रभाव होता होगा, लेकिन जैसे ही वो ट्रीटमेंट खत्म होता है उसके बाद एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं मैडम, मैंने बताया उसमें कि होता क्या है कि जैसे आज हमने कीमोथेरेपी लगाया और अगला कीमोथेरेपी मानिए 21 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद तब भी आना है। पेशेंट को बोलते हैं शाम को काम पे जा सकते हो। अच्छा। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया कि सिस्टम बदल चुका है। जब पहले लोग उल्टियां कर रहे होते थे, दर्द कर रहा होता था, अभी हम पहले से ही ये चीज़ सोच के चलते हैं कि पेशेंट को इस कीमो से क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम उस पेशेंट को उसी हिसाब से मेडिसिन ऑलरेडी सेट कर चुके हैं कि कीमो से पहले क्या देनी है, कीमो के बाद क्या देनी है, जिससे कि उसको घर तक दिक्कत ना आए। मेरे ओपीडी में आपको हार्डली 10% पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको कंप्लेंट हुआ होगा, वोमिटिंग जैसा कंप्लेंट हुआ होगा, और हमने पेशेंट पूछते हैं कि सब शाम को घर जा सकते हैं। हम बोलते हैं कि शाम का अपना टिकट बुक करा के रखना, आपको जाना है वापस, क्योंकि वो बात अलग है कि जयपुर इज ए नाइस प्लेस यू कैन विजिट। हाँ, कि आप अगर जयपुर आप घूमना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन और अगले दिन अपना काम जरूर ज्वाइन कर लें जी, सो दैट कि आपका मेंटल भी सही रहता है। आपको पता लगता है कि मेरे को अपना काम करते रहना है, तो डाइवर्टेड रहता है और आप बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी के बारे में नहीं सोचते। और वो आपको सबसे बड़ी बात, अगर कोई मेल है तो वो अर्न करके साथ में दे रहा है फैमिली को, जिससे कि कैंसर के ट्रीटमेंट में वो लड़ सके, और अगर फीमेल है तो वो घर का ध्यान रख पा रही है और अपने लोगों से जुड़ पा रही है। बिल्कुल, इस पर एक सवाल अगर और लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताएं। शायद उनसे कॉल नहीं जुड़ पाया। जो आपने बात बताई उसमें यह है कि यहाँ पे मरीज को मालूम होता है कि उसके बाद, उस ट्रीटमेंट के बाद, या उस जैसे आपने कीमो बताया उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो जानकारी और अवेयरनेस है उसका बहुत बड़ा रोल है। जब एक व्यक्ति को या किसी परिवार वाले को मालूम चलता है कि कैंसर जैसी बीमारी उसे हो चुकी है या किसी परिवार के सदस्य को, तो वैसे ही टूट जाता है। ऐसे में परिवार और समाज की क्या भूमिका होती है और व्यक्ति खुद कैसे इस चीज़ को समझ सकता है? परिवार की जो है और समाज को सपोर्टिव होना चाहिए। मैं बताऊं कि बहुत ही पेरीफेरी में कई बार लोग उसको पाप और पुण्य से जोड़ने लगे हैं कैंसर को। ये एक गलत बात है, क्योंकि जब डायबिटीज को आपने नहीं जोड़ा या किसी और बीमारी को नहीं जोड़ा, आपने कैंसर को क्यों जोड़ा? कैंसर भी एक बीमारी है।
चाहे उसने खुद इनवाइट की है चाहे वैसे हुई है, क्योंकि जब वो शौक कर रहा था तो उसने कैंसर नहीं बोला था, वो बात अलग है, उस शौक से आया वो एक अलग बात है। लेकिन उसको पाप और पुण्य से जोड़ना, समाज की इस विचारधारा के मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ कि आप उसको पाप और, जो बेचारा ऑलरेडी इन समस्याओं से लड़ रहा है, आपको सपोर्टिव होना चाहिए। भाई तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे को बताओ कि चल यार थोड़ा घूमने चलते हैं, ऐसे मतलब समाज की बजाय, और लोग उसको जोड़ने लग जाते हैं और ऐसे ही दिखाते हैं। और ऐसे ही परिवार का हम कई बार बोलते हैं, हमको पता है कि हमने कई चीजें ऐसी बोली हैं, जैसे आप देखते होंगे, आप बच्चे को बोलो कि जाके ये वाला आसन कर, ये वाला योगा कर, या ये काम कर, बच्चा नहीं कर पाता, आपको पता ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने हल्का सा साथ दिया, बच्चा कर पाता है। तो ऐसे ही हमको पता है कि हमने मरीज को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, वो पूरा नहीं कर पाएगा, हमने बोला कि इतने इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा खाता रहे, ये चीजें करता रहे। होता क्या है कि फैमिली मेंबर्स उसको जाके पूछते हैं कि भाई तूने खाया, ऐसे नहीं पूछना है, चलो खाते हैं, ऐसे जाके नहीं बोलना। फैमिली मेंबर्स क्या बोलते हैं, काका तूने खाया नहीं क्या, काका तेरे को बोला घूमने गया कि, अरे भाई तुम्हारी हेल्थ भी तो घूमने से सुधरने वाली है, चल काका घूम के आते हैं, चलो काका ये फ्रूट्स हम साथ में खाते हैं, चलो काका हम सलाद खाते हैं। ऐसे हमको सपोर्टिव होना है, और उसको बार कोई नहीं, बीमारी है, लड़ रहे हैं, अपन भी तो साथ में हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो फैमिली उस जगह एक सपोर्टिव हो सकती है। दूसरा, मेडिटेशन का बड़ा रोल आता है। मेडिटेशन आपको एक पार्टिकुलर इंजरी से डाइवर्ट करने का कोशिश करता है, उसमें आपको ध्यान देना होता है। तीसरी चीज जो होती है, बड़ा सर्किल बनाना। अभी मैंने भी अपने साथ शुरू किया है कुछ, कि आप अपने चारों तरफ, हम जो बोलते हैं सुख से सुख बढ़े चाहे ना बढ़े, क्योंकि सुख में सुमिरन कोई करता नहीं है ना, लेकिन दुख में सुमिरन करते हैं। तो आप जैसे ही दुखियारे से मिलते हैं, आपको अपना दुख आधा लग जाता है। वो 3 इडियट का एक डायलॉग है कि दोस्त अगर पास हो जाए और तो बड़ा दुख होता है, लेकिन फेल हो जाए तो दुख, फेल होता है तो कम दुख होता है, क्योंकि साथ में बैठता है। तो ऐसे ही आपको जब कैंसर, अपने चारों तरफ अपने जैसे मरीज ढूंढिए, और उनसे जो है कि आपको लगेगा हाँ कुछ राहत है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बता देता हूँ कि जैसे ही कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ सही हो जाते हैं, तो वो ज्ञानचंद और रायचंद बन जाते हैं। तो वो कि यार मैंने बैंगन नहीं खाया था, भाई तूने बैंगन क्यों नहीं खाया, आयरन का बड़ा सोर्स है भाई, बहुत बड़ा सोर्स है बैंगन, उसको तो लोग इंग्लिश में एग प्लांट तक भी बोलते हैं। कोई जाके बोलेगा मैंने शुगर नहीं खाई, अरे भाई शुगर से कैंसर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि शुगर, भाई शुगर, ऐसे अगर शुगर से कैंसर होता तो हर डायबिटीज पेशेंट को कैंसर हो रहा होता। लेकिन शुगर ज्यादा नहीं लेनी है, किसी को भी नहीं लेनी है, क्योंकि वो बैड कैलोरीज देती है, गुड कैलोरीज नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, और बॉडी एक फिक्स अमाउंट में कैलोरी लेती है अगर आप ठूंस के नहीं खा रहे हैं तो आपने अगर शुगर से कैलोरी पूरी कर ली है तो आप बाकी के न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स नहीं ले पाएंगे, और आपको जो वेट वगैरह तो रहेगा, लेकिन वो ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ेगा, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है, उसकी वजह से वो कीमोथेरेपी को रेजिस्टेंस डेवलप करता है और सम कैंसर्स को इन्वाइट कर सकता है। इसलिए शुगर या कोई भी चीज़ है, एक एडिकेट अमाउंट में बैलेंस डाइट की तरह अपने को लेना है। तो इसमें हमारे को वो रायचंद बन जाते हैं कि भाई तू ये मत का, मालूम चला आदमी ने, किसी ने खटाई बंद कर दी, किसी ने शुगर बंद कर दिया, किसी ने बैंगन बंद कर दिया, और पेशेंट अंडर न्यूट्रिशन एक बहुत ही कॉम्पैक्ट के साथ आ गया। एक दर्शक और जुड़े हैं, डॉक्टर साहब आइए बात कर लेते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर ताराचंद से आप। हेलो जी, शायद उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं संतुलन बहुत ज़रूरी है, और जहाँ तक बात रही सिंपैथी की जगह हमें एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए जहाँ हम उसका हिस्सा हो, एम्पैथी डेवलप करनी चाहिए, और बहुत अच्छी। और जो आपने ये फिल्मों के रोचक एग्जाम्पल दिए हैं, ये वाकई ऐसे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो जीवन का अंत नहीं है। कितनी संभावना होती है कि इस उम्र में जो व्यक्ति है बिल्कुल ठीक हो जाता है, एक नॉर्मल जिंदगी जी पाता है? मैडम, किसी जमाने में ये रेशो 10-5% था, और अभी ये 30-40% तक पहुंच गया है कि पेशेंट क्योर हो जाते अगर डिजीज वापस नहीं आती है तो यानी कि इसमें हमारा इंटेंट शामिल है। पहले हमारा इंटेंट, अगर आप सुनोगे, पहले इंटेंट हुआ करता था भैया इतना ही टाइम बचा, कैंसर डिटेक्ट होती, पहली लाइन यही होती थी। अब हमारी लाइन होती है कि आपका ये स्टेज है, स्टेज के अकॉर्डिंग पेशेंट का, कैंसर के टाइप के अकॉर्डिंग डिसीजन होता है कि ये चांस है कि आप इतना जो है क्योर की संभावना है, क्योर यानी डिजीज पूरी तरह क्योर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं आया तो वापस। और स्टेज 4 में भी अब हमारे पास बहुत सारे कैंसर हैं जिनको हम मल्टीपल ट्रीटमेंट लाइक इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ओरल से जो है एक लंबा लाइफ पेशेंट निकाल रहे हैं। जहाँ 4-6 महीने की बात हुआ करती थी, अभी वो सालों 2 साल 5 साल में और इवन बियॉन्ड जा रही है जी। डॉक्टर साहब, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या शायद कैंसर के साथ जी रहे हैं, उनसे और उनके परिवार वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? केयरिंग बने, समझदार बने, इग्नोर ना करें, और किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें,
और खुद तो बुरी आदत छोड़ें ही, और साथ में दूसरों को भी, जिसको भी देखें उसको बोलें, मेरा चेहरा दिखा सकते हो या किसी कैंसर पेशेंट का कि ये इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि आपको कैंसर होगा अगर आपने बुरी आदत पाली तो। जी, ये बहुत ज़रूरी है बात। तो जब भी, और हम तो खुद कैंसर पेशेंट जिनको एडिक्शंस हो गए, हम उनको बोलते हैं कि प्लीज़ हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए, क्योंकि लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं कि बुरी आदत नहीं लेनी है, लेकिन आप जाके बोलिए कि देख मेरे को बुरी आदत थी, मेरे को कैंसर हुआ, तेरे को ना हो भैया, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तू ये दवाई बीमारियाँ ये चीज़ें छोड़ दे, क्योंकि जरा घर की तरफ देखो, क्योंकि ये कैंसर जो हम इनवाइट करते हैं, देखिए आपके लिए तो खराब है ही, लेकिन सर आपके परिवार को भी वो उतना ही झेलना पड़ता है, और उस शायद जो पेशेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं उनके तो बाद में भी झेलना पड़ता है जी। तो ऐसा ना करें कि हम एक राक्षस को अपने घर ना बुलाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। डॉक्टर साहब, हम एक सिस्टम जो हमारे देश में देखते हैं, हमारे आसपास समाज में देखते हैं कि हम यहाँ पे ना टेस्ट करवाते हैं, ना किसी प्रकार की स्क्रीनिंग करवाते हैं। आपसे निवेदन है कि आप दर्शकों को बताएं कि स्क्रीनिंग और जो टेस्टिंग है, खुद टेस्ट ना करके, खुद किसी निष्कर्ष पर ना पहुँच करके कितने समय समय पर अपने टेस्ट करवाने चाहिए, और जब बात कैंसर की आती है तो किस तरह की स्क्रीनिंग होती है, कहाँ जाकर टेस्ट करवाएं, किस तरह के होते हैं? फर्स्ट हम चलेंगे लेडीज फर्स्ट से। तो सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर जो लेडीज में काफ़ी कॉमन है, और खासकर दूर दराज के लोगों में, तो उसमें सर्वाइकल कैंसर का जो है दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, स्क्रीनिंग की जो बात की, रोकथाम संभव है कि उसमें क्या होता है कि 21 साल की से ही, या जो है शादी के बाद, या जो बोलिए कि सेक्सुअल जो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो है पैप स्मीयर जो है हर साल करवाया जा सकता है टिल एज 65, और यूट्रस जब तक रहता है तब तक जो है, और हर साल करवाया जा सकता है। उसके अलावा और भी मेथड होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और सस्ता मेथड होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट की खास बात होती है, सिंपल होता है, सस्ता होता है, जल्दी डिटेक्ट करता है। और इसी में सर्वाइकल कैंसर में एक चीज़ होती है, वैक्सीन आया है, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, जो करीब 70% के सर्वाइकल कैंसर के HPV वायरस की वजह से होते हैं, जिनको ये पूरी तरह रोक देता है वो वैक्सीन। फिर बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। उसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 20 साल की उम्र के बाद महिलाएं कर सकती हैं, चाहे तो वो किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से जाके सीख सकती हैं, और नहीं तो आजकल बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से सीख सकती हैं। एज 40 से जो है डॉक्टर के पास हर साल जाके चेकअप करा सकते हैं, मैमोग्राफी करा सकते हैं। जब हम प्रोस्टेट कैंसर की मेल में बात करते हैं तो एज 45 से PSA का टेस्ट होता है और फिंगर टेस्ट होता है, जिससे हम एनुअली ये करवा करके प्रोस्टेट कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोलोन यानी इंटेस्टाइन का कैंसर होता है, जिसमें हर साल जो है जो हर 5 साल में एक बार सिग्मोइडोस्कोपी, और हर 10 ईयर्स में कॉलोनोस्कोपी, और हर साल एक स्टूल यानी फीकल मैटर का टेस्ट होता है, जो आपको ये डिटेक्ट करके देता है कि कैंसर की संभावना कितनी है। बिल्कुल। डॉक्टर ताराचंद गुप्ता, आपने जो भी हमें जानकारी दी, जितनी सहजता से दी है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं वो ज़रूर लाभान्वित होंगे, उन्हें इस बात की जागरूकता आई होगी कि कुछ भी असंभव नहीं है, और यदि जीवन अच्छे से जीना चाहें तो समय समय पर अपनी स्क्रीनिंग कराएं, संतुलित आहार रहें, खुश रहें, और अपने आसपास वालों को, अपने परिवार को खुश रखें, जिससे जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर से सिर्फ यूँ कहें, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर ताराचंद गुप्ता, एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए, हमें इस जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।